according to you, how much does perception, self perception, and others' perception influence a person's life and success? I think a lot of our success depends on perception. आप क्रिकेटर्स को देखिए, आप स्टार्स को देखिए, जो हमारे सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स हैं, हॉलीवुड एक्टर्स हैं. नाउ इफ वी थिंक अबाउट एनी फेमस सेलिब्रिटी, Mm. अब वो जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो द होल नेशन लुक्स अप टू देम. एवरीबडी इज लाइक वाओ, लुक एट देयर परफॉर्मेंस. इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है हमारे सेलिब्रिटीज की हमारी कंट्री में. बट किसी को नहीं पता होता कि शूटिंग के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान किसी को अपनी लाइंस याद नहीं रहते. कोई टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी लाइंस पढ़ रहा होता है. अब अगर कोई भी क्रिकेटर या कोई एक्टर स्क्रीन पे आए और अपनी कुछ लाइंस बोले इमोशंस के साथ, तो Mhm. जनता को नहीं पता चल पाएगा कि वो टीपी से पढ़ रहा है या Yeah. फिर खुद से फील करके बोल रहा है. अभी आप Mhm. और मैं बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट एंड वी आर टॉकिंग नॉर्मली लाइक Yeah. टू नॉर्मल इंडिविजुअल. इट्स वेरी नेचुरल. बट वहीं पे अगर कोई स्टार है बहुत फेमस और किसी सीन की रिकॉर्डिंग के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी लाइंस पढ़ रहा है, तो किसी को नहीं पता होता, दुनिया को नहीं Mhm. पता होता. तो एक परसेप्शन, एक इंसान का जो एक सोसाइटी बनाती है, वो परसेप्शन किसी इंसान की ओवरऑल सक्सेस को गेज करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. द वर्ल्ड इज रनिंग ऑन परसेप्शन. व्हाट Right. काइंड ऑफ एन इमेज वी आर क्रिएटिंग फॉर द पीपल, ये आजकल का सोशल मीडिया का जमाना, उसके ऊपर से Mhm. इट इज ऑल्सो एडिंग, or rather it is helping to create an image, a persona, a perception in the minds of so many people. So a lot of our success depends on the perception that Position. people have of us. Right. Okay. So, what is the biggest misunderstanding people usually have about you as a teacher or individual? As a coach, I would say, because as an individual, I don't reveal much of my personality to the Yeah. world. I'm more of a my space kind of a person. But yes, as a teacher, as a coach, definitely मैं बताना चाहूंगी. जब मैं क्लासेस में जाती हूँ और जब मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप होती हूँ, तो आई एम अ वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन. आई विल क्रैक जोक्स, द स्टूडेंट्स विल बी लाफिंग, वी विल हैव अ फन टाइम इन द क्लासरूम. Mm. बहुत सारी लेग पुलिंग होती है कभी कभी. बट व्हेन आई कम बैक होम, by Mhm. nature, I'm a very quiet person. I like to enjoy my own company. I like to have my own space. ज्यादा Mhm. लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में इंटरेक्ट करना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे पसंद नहीं है. मुझे जरूरत महसूस नहीं होती. आई डोंट फील द नीड. तो मैं अपनी स्पेस में अपनी फैमिली यूनिट के साथ या मेरे जो कुछ खास फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ. और क्लास ज्यादा जॉली, ग्रिगेरियस, आउट गोइंग लगती हूँ, तो एक मेरे बारे में मिसकॉन्सेप्शन ये जरूर बन जाता है कि अनुकृति शर्मा इज अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड, आउट Yeah. गोइंग पर्सन. कभी एज अ स्पीकर ऑल्सो, बिकॉज मैं सिर्फ कोच नहीं, आई एम अ की नोट स्पीकर ऑल्सो. तो इवेंट्स और एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री की दुनिया में कभी कभी 500 लोग, 1000 लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना होता है, तो मेरी एनर्जी उस लेवल पे होती है. तो लोगों Mhm. को लगता है कि आई एम वेरी ग्रेगेरियस, जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं हूँ. आई एम अ वेरी क्वाइट सॉर्टेड पर्सन. Okay. So, some kind of a introvert person. Right. Okay. I would not say introvert. I'm not introverted. I like to mix up with people, but I enjoy my own company. Own company. Yeah, that's really great. According to you, who is a truly successful person? I think any person who has to become successful has to be very confident. Hmm. अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है. So it's very important to have a high degree of self-confidence. Along with that, the person should be very eloquent, should have Hmm. great communication skills. किस इंसान से कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है, बिना किसी अकड़ के बात करनी है, हेजिटेट नहीं करना है. So confidence is very important. Being eloquent,
being exceptional with communication skills, being empathetic, किसी इंसान के नजरिए से उनकी सिचुएशन को, उनके इमोशंस को समझ पाना, ये क्वालिटी भी एक सक्सेसफुल इंसान में पाई जाती है. And being a very vibrant personality overall, having a lot of energy to give to other people. So confidence, eloquence, vibrance, and emotional intelligence. जिस इंसान में ये चार चीजें हैं, वो इंसान सक्सेसफुल बन सकता है. ओके, तो बन सकता है, होता नहीं है, राइट? बन या, सकता है, यस, ओके, अगर इन क्वालिटीज हैं और इन क्वालिटीज को वो पॉलिश करें, यूज करें, तो डेफिनेटली दिस कैन बी अ फॉर्मूला टू अचीव सक्सेस. ओके. सो हाउ डू यू व्यू ऑफिस पॉलिटिक्स, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर? आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स देखिए सब जगह होती है. इट कैन बी द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट कैन बी द इवेंट्स इंडस्ट्री, इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, अ कॉर्पोरेशन. सो इट अप्लाइज द सेम वे टू एजुकेशन, टू द एजुकेशन सेक्टर एज वेल. And I think it's okay to observe office politics from a distance, see what is happening, see what people are doing, how people are trying to bring the other person down, talking about people behind people's backs, little bit of backstabbing, trying to, step over somebody's shoulder to get that next jump or the next promotion. It's okay to stand at a distance and observe, but it's never okay to get involved in office politics. हिंदी में एक कहावत होती है कि अगर आप मूर्ख इंसान के साथ बहस करोगे या अड़ोगे, तो आप हमेशा हारोगे. क्योंकि नंबर वन, वो मूर्ख इंसान सबसे पहले आपको अपने निम्न स्टेटस पे, अपने लेवल तक लेके आएगा, विच इज अ वेरी लो लेवल. लोअर, या. यस. तो सबसे पहले मूर्ख इंसान आपको अपने स्तर पे लेके आता है, और फिर उस स्तर पे आके वो मूर्ख इंसान आपको अल्टीमेटली हराता ही है, क्योंकि आप मूर्ख नहीं होते. वो आपको अपने स्तर पे ले आता है बहस कर करके. सो इट्स ओके टू ऑब्जर्व पॉलिटिक्स बट नेवर गेट इन्वॉल्व्ड. एंड जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, और खास तौर से अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं एंड वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, तो इट्स natural for people, especially in leadership, to see you as a threat. आपको एक थ्रेट की तरह तो देखा जाता है. तो क्या होगा, लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें अपने बॉस से या अपने सुपरवाइजर से करना स्टार्ट कर देते हैं. जब कोई आपको एक थ्रेट की तरह देखता है तो आपको लाइक नहीं करता. तो ऐसे लोगों के साथ मित्रता शुरुआत से ही कर लेना कभी कभी सही होता है. आप उनके पास जा सकते हो, जो आपके साथ कॉलीग्स हैं, उनके पास जाके कह सकते हो कि अरे सर, आपको यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया, हमको तो आपके लेवल तक आने के लिए बहुत साल लग जाएंगे. कभी उनसे फ्रेंडली हो जाइए, वार्म हो जाइए, उनसे हेल्प मांग लीजिए किसी काम की. तो जो पुराना इंसान होगा, किसी कंपनी का पुराना चावल होगा, वो सोचेगा अरे देखो, अभी अभी आई है या अभी अभी आया है, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसकी हेल्प कर रही हूँ. तो जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, तो आप उस इंसान को डिसआर्म कर देते हो, उसके जो गार्ड्स हैं उनको लेट डाउन कर देते हो. वो इंसान आपके सामने फिर इतना ज्यादा थ्रेटेंड फील नहीं करता, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहा होता है. अब कल को क्या होगा, जब वो इंसान आपके बारे में अपने लीडर से बात करेगा, तो शायद हो सकता है आपके बारे में दो पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं कि हाँ, राइट, राइट. वो कोऑपरेटिव है, हेल्प भी मांगती है, मुझसे गाइडेंस लेती है. तो जैसे ही आप किसी से, भले ही आपको हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिखाने के लिए भी अगर किसी से हेल्प मांग लें या छोटी मोटी गाइडेंस मांग लें, तो तुरंत आपको थ्रेट की तरह नहीं देखा जाता. और वो, जब आपसे लोग थ्रेटिंग फील नहीं करते, तो चांसेस हैं कि आपको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड व्हेन दे स्टार्ट टू लाइक यू, बिकॉज दे आर गाइडिंग यू, वो आपको सिखा रहे होते हैं. एंड जो वो सिखा रहे हैं, अगर आपको गलत सलत सिखा देंगे तो आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो बहुत सतर्क भी होते हैं कि जो आपको सिखाएंगे वो सही सिखाएंगे. उससे एक और फायदा है, एक तो आपका भला होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और दूसरा, जब वो आपको थ्रेट की तरह नहीं देखेंगे तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें या गॉसिप को फैलाएंगे नहीं, और आपके बारे में गलत रिपोर्ट या गलत इमेज अपने लीडर्स और बॉसेस के सामने नहीं बनाएंगे. तो एक तो आपकी इमेज बॉस के सामने सही बनी रहेगी, एक्यूरेट बनी रहेगी,
और आपको भी ऑन द जॉब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस तरीके से मुझे लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स को मनूवर किया जा सकता है और उसको हेल्दी वे में हैंडल किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज, किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए जहां टॉप बॉस के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल आप ना बना पाए। तो आई have always ensured that whichever organization that I work for, I always have a green channel with the top boss, which means I can pick my phone anytime and give a call to my top boss to discuss any matter. So that if at all there is a misunderstanding or a miscommunication which could lead to a degrading of my image, Yeah. if at all there is a chance of that, if there is some miscommunication, that can be immediately cleared out by having a direct communication with my boss, my employer. तो किसी ऐसी कंपनी में जहां पे आपको ये मौका ना मिल पाए कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर पाए, जहां ये मौका ना हो, तो ऐसी जगहों पे काम करना अवॉइड करना चाहिए। सो मतलब हमें फ्रेंडशिप भी बरकरार रखनी चाहिए हमारे सीनियर्स से, एंड डायरेक्ट कांटेक्ट भी होना चाहिए हमारे बॉस के साथ, राइट? फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, इट्स नाइस हाँ। टू बी फ्रेंडली, नॉट या मेक फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस। मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप और वर्क प्लेस को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। अलग अलग तो उनके रखना साथ चाहिए। फ्रेंडली रहना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, बट फ्रेंडशिप मुझे लगता है कि ऑफिस के दरमियान ना हो तो ही अच्छा है। ऑफिस के बाहर हम अपने दोस्त बनाए, हमारे कॉलीग्स और दोस्तों में फर्क होना चाहिए, या ऐसा ऑफ मेरा कोर्स। मानना है। या श्योर श्योर, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्वायर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज डेफिनेटली मैं खुद ही सिखाती हूँ एज एन ESL ट्रेनर। तो जब इंग्लिश की बात आती है तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू टोटली इमर्स योर सेल्फ इन द लैंग्वेज। आई फॉलो द LSRWT टेक्निक। यू शुड लिसन टू इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी टूटी फूटी शुरुआत से क्यों ना हो। यू शुड रीड things in English, newspapers, articles, novels, storybooks, blogs, there are digital books available online to read करें, writing as much as is possible in English, and thinking also in English। तो ओके। अपनी नेटिव लैंग्वेज पे इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करें। जिस इंग्लिश को आप सीख, इंग्लिश छोड़िए, किसी भी भाषा को लीजिए, जिस नई भाषा को आप सीखना चाहते हैं उसी भाषा में आप सोचने की भी कोशिश करिए। Generate thoughts in that language so that you can communicate in that language. So listen, speak, read, write and think in English। और ये कैसे कर सकते हो? I always tell my students, day 1 से जब मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आते हैं, I tell them, इंग्लिश में सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश में पॉडकास्ट। देयर आर सो मेनी अमेजिंग स्पीकर्स ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, TEDx speeches, some very intellectual or impressive podcasts like the way we are having right now. There are so many English podcasts। तो राइट। मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप अपने किसी फेवरेट टॉपिक पे कोई पॉडकास्ट, नहीं तो कोई मूवी, कोई वेब सीरीज या कोई स्पीच उठा लीजिए। और इफ यू आर अ लवर ऑफ म्यूजिक, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एवरी डे। Rhythm, especially rhythm which is a part of poems or English songs. Rhythm also helps to catch on to any language very quickly. It's a very scientific connection between language, ब्रेन एंड रिदम। जब हम रिदम में किसी भी लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं, हमें उसका मतलब ना समझ में आए, बट हम उसका प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन कैच कर लेते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाने सुनो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा, पॉडकास्ट, स्पीचेस, मूवीज, वेब सीरीज, जितना हो सके इंग्लिश को सुनिए। सराउंड योर सेल्फ विद द साउंड ऑफ इंग्लिश। अभी इससे क्या होगा, 2-3 महीने सब कुछ सिर के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आएगा, यू विल बी इरिटेटेड, आप जल्ला जाएंगे। लेकिन आप ऐसा, ऑफ कोर्स अलोंग विद द वोकेशनल पार्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ग्रामर आती है, वोकैबुलरी आती है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, लैंग्वेज क्लासरूम प्रैक्टिस, फ्लुएंसी प्रैक्टिस,
साथ ही साथ इंटरैक्टिव प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, बट क्लासरूम के बाहर, लैंग्वेज क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट को जितना हो सके उतना इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। 2-3 महीने में असर नहीं होगा, बट आप 1 साल करके देखो, मिनिमम 1 year, and you will come back to me and you will tell me that there is a marked noticeable difference, and that is an open challenge which I give to all my students. It's a guarantee that there will be a marked change in the level of your spoken English if you listen to and you consume English content daily for at least 1 year. Okay. So this will work so Oh, little it will longer but work. perfectly. Okay, so It कई बार takes ऐसा time. होता है। I already नहीं, जब तक आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे ये आपको कभी नहीं आएगी। ओके। आपको इंग्लिश को अपने लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में ढालना ही होगा, विच मीन्स यू हैव टू लिसन टू इट एज मच एज पॉसिबल। रीडिंग एंड राइटिंग पे कम फोकस करें, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस करें, जैसे छोटे बच्चे करते हैं जब वो अपनी मदर टंग सीख रहे होते हैं। वही राइट। फॉर्मूला अगर आप इंग्लिश में बनाएं, लाइक अ लाइफस्टाइल, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, it is bound to grow on you. It is bound to grow on your tongue. So it's a guaranteed formula for success. ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदी की जो सेंटेंस होते हैं उसी को पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के पीछे भागते हैं, जबकि शायद ये एक मिस्टेक है। राइट, तो इसके It's the बारे में आप क्या biggest बताएंगे? killer. Translation is the biggest killer of the process of acquiring any new language, not just English. German, French, Chinese, कोई भी भाषा उठा लीजिए, अगर आप ट्रांसलेट ही करते रहोगे तो आप हमेशा, आपने कुछ इंटरव्यूज में सेलिब्रिटीज को बोलते हुए सुना होगा, वो बोलना स्टार्ट करते हैं फिर उनके पॉजेज आ जाते हैं, और वो हम्म। पॉजेज भी उनके बहुत वोकल होते हैं। what I'm trying to say, you know what I mean, filler या। words, filler phrases, ये सब आवाजें आने लगती हैं। ट्रांसलेट करते रहोगे तो इंग्लिश हमेशा आपके लिए सब्जेक्ट बना रहेगा, और सब्जेक्ट बहुत ही बोझिल होता है। आपको इसको लाइफस्टाइल में उतारना है, द सेम फॉर्मूला, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश, only then you can become fluent in any second language. Okay, this is the very good formula to grab English and as a other language, right? So, what are the major pros and cons of being a teacher, and how are they different from being a leadership role? um as a teacher, I believe your students see you as an idol. Yeah. आप उनके लिए यहाँ पे होते हो, यू आर एट अ वेरी हाई पेडेस्टल। तो आप कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं, दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर Impact. स्टूडेंट। So as a teacher, I'm very conscious about what I say, how I say it, what is the choice of my words when I'm speaking, and what am I doing in terms of action in front of my students. For example, I have my colleagues who are also teachers. Somebody smokes, maybe. Yeah. So, classroom है, not possible. Staff room में, if a teacher is probably smoking, it's fine, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उसी टीचर को स्मोक करते हुए कोई स्टूडेंट देख ले, तो शायद कोई ना कोई इम्पैक्ट साइकी पे पड़ेगा। The Hmm. same way, when teachers are interacting with each other, sometimes the choice of our words can be more casual. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, we are all teachers. But we can't use those same casual words in front of our students. क्योंकि students को लगेगा कि ये तो normal है, ऐसा हम भी कर सकते हैं। Right. The teacher is smoking. It's okay to smoke. Now, I'm not judging anyone. Please don't get me wrong. Smoking, not smoking, drinking, not drinking is any person's personal choice. But as a teacher, so student, पेरेंट्स, सोसाइटी, आपको वही ना, इंडिया इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ गुरुज। गुरुज को माता पिता से पहले रखा गया है, हमको एक पेडिस्टल पे चढ़ा के बैठा दिया जाता है, and then a certain protocol, a certain type of behavior is expected of us. Right. So many times we have to censor our actions and our language so that
we are always perceived as people who are worthy of that pedestal जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे बिहेवियर को, हमारी लैंग्वेज को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो when it comes to being a teacher, a lot of self control and censorship has to be exercised. ओके, जिसके कारण स्टूडेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. Yes. ओके, तो कभी ऐसा लगा कि स्ट्रांग दिखने के चक्कर में आपको कभी अपने इमोशंस दबाने पड़े हो? Oh yes. कभी क्या, वी हैव टू डू इट एवरी डे. हर दिन ओके. हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट द मोमेंट आई एंटर अ क्लासरूम और अ हॉल फुल ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ पर्सन हु इज always smart, always confident, always positive, never having any negative emotions, no self doubt, always perfect is the Yeah. word I will use. हम्म. Always knowledgeable, always having answers to all questions. That image has to be maintained all the time. किसी भी क्लासरूम में हम ये शो ही नहीं कर सकते कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा हो. बट इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, we are always positive and always available, always giving, always resourceful. तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मैनेजमेंट तो नहीं कहूंगी, बट इमोशनल इंटेलिजेंस हर रोज अप्लाई करनी होती है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में. घर पे कुछ भी हुआ हो, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बट मजाल है कि किसी बच्चे को अंदेशा भी हो जाए कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है. सो यस, वी हैव टू एक्सरसाइज अ लॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, तो आपके हिसाब से इमोशंस को सप्रेस करना ज्यादा जरूरी है या उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी है? देयर हैज टू बी अ बैलेंस, आई बिलीव, इन बिटवीन द टू. और ये ओके. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. अगर क्लासरूम मैनेजमेंट की ही बात करें, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद रेपिटेटिवली डिसरप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, या फिर क्लास में हुड़दंग मचा हुआ है, तो वहां पे स्ट्रेटेजिकली, डिलिबरेटली, थोड़ा सा कंट्रोल्ड एंगर शो हम्म. करना जरूरी भी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सप्रेसिव इन अ सर्टन वे इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारा बिहेवियर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन चेंज होता है, जो कि जरूरी है. कभी कभी एज अ काउंसलर, बिकॉज आई एम अ सीनियर काउंसलर, आई एम अ करियर कंसल्टेंट एज वेल, कभी कभी हम्म. स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, करियर के बारे में कुछ स्ट्रेस होता है, करियर के बारे में डिस्कस करना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने मेरे पास आते हैं. At that time, I genuinely have to show some of my emotions so that the student can feel very comfortable with me and can open up and share his or her emotions. उनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज जब तक वो अपने इमोशंस शेयर नहीं करेंगे मेरे साथ, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी. तो ऐसा करने के लिए मुझे भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं, जैसे मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. राइट. बट देन फिर ऐसी भी बात होती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर टू नॉट टू एक्सप्रेस इमोशन. फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, तो मैं अपने इमोशंस ना तो वो शो कर सकती हूँ क्लास में, और ना ही मेरे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं उनकी वजह से, मान लीजिए मेरे अंदर इमोशंस का एक पूरा तूफान है, सैलाब है, ना ही मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ. इट वुड बी वेरी अनप्रोफेशनल. एंड उन इमोशंस की वजह से ना ही मैं कोई रिएक्शन जो कि अनइंटेंडेड है या नेगेटिव हो सकता है, मैं कोई नेगेटिव अनइंटेंडेड रिएक्शन भी क्लासरूम में प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो जैसे आपने पूछा, ये तो कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करेगा कि कहाँ पर कितना इमोशन एक्सप्रेस करना है, या फिर इमोशंस को कंप्लीटली सप्रेस वर्ड तो नहीं यूज करूंगी, लेकिन इमोशंस को शो नहीं करना है, और हमें अपने काम पे फोकस करना है एंड कंप्लीटली प्रोफेशनल रहना है. ओके, कई बार काउंसलिंग के टाइम पे हमें स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके बात करनी होती है, उनके जैसे एक एग्जांपल्स उन्हें देने होते हैं. ओके. देने होते हैं, और तभी मैंने कहा कि एक्सप्रेस उस समय हमें भी हमारे इमोशंस को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जेन्युइनली एक्सप्रेस करना होता है, ताकि एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सके. एंड रिलेटेबल हो उनके लिए. Yes. ओके.
As a teacher and leader, do you ever suppress your emotions to stay professional? ओ To यस, stay professional. यस यस। अब स्टूडेंट्स की तो बात हो गई, अगर मैं मेरे कॉलीग्स की बात करूं और Hmm. लीडरशिप रोल में, आई एम अ सेंटर एकेडमिक हेड फॉर एन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी। नाउ दैट्स अ लीडरशिप रोल। अब लीडरशिप रोल में अगर मैं मेरे टीम मेंबर्स के साथ, हाँ, ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाऊं, बहुत ही ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर दूं, तो Hmm. अगले दिन जब काम करने की बात आएगी या काम करवाने की बात आएगी, अपने टीम से हमको ऑफ कोर्स गाइडेंस देके काम तो करवाना ही होता है। Right. लीडर्स डोंट डू द जॉब, दे हैव टू गेट द जॉब डन, एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इंस्पायर आवर टीम्स। अब अगर मैं बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक करने लग जाऊं, हंसी ठहाके करूं, जोक क्रैक करूं, बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाऊं, तो अगले दिन मान लीजिए ऑफिस आते हैं, कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहां पर फिर मैं अगर अपना लीडरशिप रोल अज्यूम करूं, तो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं कॉलीग्स के बीच में। कि Right. एक दिन तो आप बहुत ही ज्यादा मजाक और ठहाके कर रहे हो, अगले दिन एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, एज अ पार्ट ऑफ योर करियर, जब आप अपना रोल निभा रहे हो एज अ लीडर और आप अपनी टीम को इंस्पायर करके उनसे कोई काम करवाना चाहते हो, तो हो सकता है अगले दिन किसी कॉलीग को या किसी टीम मेंबर को मेरा वो प्रोफेशनलिज्म या बात करने का अंदाज, वो जो एक लीडरशिप पोजीशन के साथ आता है, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, लीडरशिप पोजीशन में एक बात करने का अंदाज, Right. कभी कभी एक अथॉरिटेटिव टोन भी लाना पड़ता है। तो Hmm. अगले दिन हो सकता है मेरे पर्सनल बिहेवियर की वजह से, पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की वजह से, अगले दिन वही अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव पोजीशन मेरे कॉलीग को शायद अच्छी ना लगे, या मैं जिस अंदाज में बात कर रही हूँ वो हो सकता है मेरे कॉलीग को पसंद ना आए, क्योंकि पिछले दिन तो मैंने अपने इमोशंस कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस कर दिए थे। सो वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी केयरफुल to realize that there is a very thin line between professionalism and becoming too friendly with someone. So, number one, एक तो I always follow this no friendship at work policy. फ्रेंडली Right. होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती करना मेरे हिसाब से वर्क प्लेस में सही नहीं है, उचित नहीं है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी लाइन है प्रोफेशनलिज्म एंड फ्रेंडलीनेस के बीच में। So I have to be careful as a leader every day not to become too friendly so that I'm professional all the time. ओके, कई बार कलीग्स हमें लाइटली भी लेने लग जाते हैं जब हम फ्रेंडली बन जाते हैं। क्या Okay. सप्रेस्ड इमोशन मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करता है? I think manifestation has got nothing to do with one's emotional state or whether we are suppressing emotions or not suppressing emotions. Manifestation is more of a thought process. It's more about the power and the energy of thoughts. तो थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम इमोशंस। तो अगर आप किसी इमोशन को सप्रेस कर रहे हो बट यू आर वेरी particular about a certain thought process. The thought process could be about something which you want to happen in your life. तो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो थॉट बेस्ड होता है, वो इमोशंस पे रन नहीं करता। तो ओके। अगर आपको किसी सिनारियो में लोगों के बीच में इमोशंस को सप्रेस, फिर से नहीं बोलूंगी, अगर आप लोगों के बीच में इमोशंस शो नहीं कर रहे, इफ यू चूज टू नॉट show your emotions to some people, and please understand it is also not wise to show our emotions to all kinds of people if you follow चाणक्य नीति for that matter। तो बहुत ही कम लोगों के साथ नंबर वन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने भी चाहिए। और अगर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो इस बात से रिलेटेड हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो, तो ऐसे थॉट्स तो किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो जो भी आपका पर्सनल मैनिफेस्टेशन वर्क है, या तो आप जर्नलिंग करते हो या ऐसे पॉजिटिव थॉट्स रिपीटेडली आप यूनिवर्स में सेंड आउट करते हो, इफ यू कॉन्स्टेंटली सेंडिंग आउट अ वाइब्रेशन which is the vibration of your thoughts into the universe, if you're constantly releasing it, spreading it, sending it out into the universe, or you're writing it, or you're journaling, then I think
the manifestation process does not get affected at all, because it's not important to continuously express your emotions. You can decide to share your emotions with a limited number of people in your life, very limited number of people in your life, still have a very healthy emotional state, emotional being, be very emotionally intelligent also. But if you have a very strong thought process about what you want to achieve, then that helps with the manifestation process. However, हाँ, अगर आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो, if you allow your emotions to dominate you, then that can disturb your thought process. तो असली सवाल ये नहीं है कि इमोशंस को दबाने से हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है क्या। असली सवाल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इमोशंस में बह जाने की वजह से, इमोशंस के बहाव में बह जाने की वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है क्या। इफ दैट इज द क्वेश्चन, देन यस। इफ वी आर बीइंग डोमिनेटेड बाय आवर इमोशंस, the other way around. Like we should be in charge, we should be able to dominate our emotions. If that is not happening, if your emotions are taking charge of you, if your emotions are dominating you, then your thought process, your straight rationale, your logical thinking process will get negatively affected. That can hamper your manifestation process. ओके, तो एजुकेटर्स के लिए आपकी वन लाइन एडवाइस क्या होगी टू बैलेंस इमोशंस एंड ग्रोथ? I would say to all the educators, please stop being so emotional and friendly at work. Stop building friendships at work. काम के बियॉन्ड भी एक लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, जिंदगी बहुत बड़ी है। दोस्ती करिए, बेइंतहा करिए, लेकिन ऑफिस के बाहर करिए। ये वन लाइनर तो नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ ही बन जाएगा। आई वुड से बी your professional best at work. Don't be your authentic self. Don't be your real self. Don't be your emotional self. Don't be your friendly self. Be your professional self at work and keep all your emotional energy and your friendships for outside work. Okay, so one more advice to educators navigating today's rapidly changing ecosystem from your side. आई थिंक स्कूल में तो हर एक ही टीचर तानाशाह होता है, लेकिन जब बात कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड अकेडमीज की आती है जहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, तो thanks to social media, today's social media ecosystem that we live in, I feel that our attention span is rapidly growing smaller and smaller. We are constantly scrolling reels on Instagram, shorts on YouTube. तो आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन ही इतना छोटा है कि हर 2 सेकंड में बच्चे मामले को खत्म कर रहे हैं, किसी भी मामले को हर 2 सेकंड में खत्म किया जा रहा है। तो जब आजकल के बच्चे किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को 2-2 सेकंड के लिए नहीं झेल पाते, तो 40 मिनट का एक लेक्चर कैसे झेल पाएंगे। किस तरीके से स्टूडेंट को एंगेज करके उसका इंटरैक्टिव प्रोसेस बढ़ा के 40 मिनट के एक लेक्चर सेशन में या फिर एक 40 मिनट के किसी भी टीचिंग सेशन में बच्चे को रिटेन किस तरीके से किया जाए। आई थिंक दैट हैज increasingly become a challenge for today's educators in this rapidly changing ecosystem, particularly where social media has a very strong role to play. So I would say it's very important कि facts and knowledge पे ना जाएं, क्योंकि गूगल पे सारे फैक्ट, सारी नॉलेज अवेलेबल है। सो एनी टीचर हु इज ट्राइंग टू टीच ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज विल नॉट बी अ सक्सेसफुल टीचर टुडे। इनफैक्ट हो सकता है जिस तरीके से सारे इंडस्ट्रीज इवॉल्व कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तुरंत कोई बच्चा अपने मोबाइल फोन पे गूगल करे और आपको क्लास के बीच में टोक दे कि नहीं सर, नहीं मैम, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, यू आर रॉन्ग। और ये यस, सच भी हो सकता है। हो सकता तो है। आपका मन करेगा कि खून या तेजाब के आंसू आप बहाएं, और अब मन ही मन बहुत झुंझला जाओगे कि अभी इस बच्चे का कुछ कर दूं मैं, क्लास के बाहर अकेले में भी या बोल सकता था, सबके सामने क्यों बोल रहा है।
So facts are changing, knowledge is constantly evolving. So I would suggest that educationalists should stay away from the lecture mode where they focus only on facts and knowledge. Aaj Google Pay, at the swipe of a screen, at the touch of a button, any knowledge is available. So I would say कि नंबर वन, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में एंगेज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द क्लासरूम सेशंस एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. वो पुराने जमाने गए जहां सिर्फ टीचर बात करता था और स्टूडेंट सुनता था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टू वे कम्युनिकेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस इन द क्लास. तो हमें तानाशाह नहीं बनना है, हमें स्टूडेंट का दोस्त बनना है. और हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एनकरेज करने चाहिए क्लासरूम में. वी शुड एनकरेज एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. एंड दोस्त होने के नाते स्टूडेंट्स हमसे किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं. सो वी हैव टू ऑलवेज अपस्किल आवरसेल्व्स एंड स्टे अब्रेस्ट विद everyday knowledge, day to day changes in knowledge and technology. We also have to stay abreast with how the industries are evolving, and we should be prepared to answer their questions. So that's my first advice to the teachers of today. एंड माई सेकेंड एडवाइस, जो कि मैं बहुत ज्यादा अपने क्लासरूम्स में फॉलो करती हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से, कि आप पोएटिक एक्सप्रेशंस, स्टोरीज, कहानियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अडॉप्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया के पॉवर्टी लैंडस्केप के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, एंड हाउ पॉवर्टी अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन, पॉवर्टी से इंसान के लाइफस्टाइल में, उसकी दिनचर्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपको पॉवर्टी के टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो उनको क्लासरूम में लेक्चर मत दीजिए. उनको एक ऐसे स्लम एरिया में ले जाइए जहां पर एक्सपीरियंशियल वे में, आई वुड से फेस टू फेस, आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है. you know you learn about poverty and its effects on people in real time with the help of a first hand experience. So my first advice would be to make the classroom sessions as interactive and engaging as possible. Encourage as many questions as you can. अपने students को अपना दोस्त बना लीजिए. And my second piece of advice would be to incorporate a lot of stories and experiential learning in your classroom ecosystem. किसी भी चीज के बारे में पढ़ाना है तो उस टॉपिक में या उस सिनारियो में बच्चे को ढाल दीजिए, बच्चे को कंप्लीटली इमर्स कर दीजिए. सो वी ऑल्सो कॉल एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज इमर्सिव लर्निंग. जैसे मैंने इंग्लिश के बारे में भी कहा, इंग्लिश भी पढ़ानी है तो इंग्लिश में इमर्स कर दीजिए, डुबो दीजिए. पॉवर्टी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाना है, आप उस इकोसिस्टम में, उस एनवायरनमेंट में ही बच्चे को ले जाइए, सो दैट द स्टूडेंट कैन सराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दैट particular subject environment. So the student can get a real time taste of that learning and can learn about anything hands on, real time, just like that, without giving any boring lecture, without going through boring textbooks. तो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी बात होती है कि दे शुड गो थ्रू रियल टाइम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एंड हैंड्स ऑन लर्निंग एंड ट्रेनिंग. ओके, सो फैंटास्टिक एक्चुअली. ये सेशन जो हुआ है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा रहा है, जो कि टीचर्स को भी ज़्यादा इंस्पायर करेगा एंड स्टूडेंट्स को भी कैसे इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर कोई भी लैंग्वेज कैसे अपनी बनानी है, ये ज़रूर उनको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा. सो थैंक यू सो मच अनुकृति जी फॉर योर टाइम. आपने इतना टाइम निकाल के दिया है हम लोगों के लिए, एंड थैंक यू सो मच. आपका जो भी कन्वर्सेशन आज का रहा है ज़रूर इम्पैक्ट करेगा ऑडियंस पे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Priyanka, for inviting me on your show, and I hope that we can use this platform together to spread as much insight about education into the society as possible. Thank you for inviting me on your show. यस, यस, श्योर. थैंक यू सो मच.